प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। फिजिक्स ट्यूटोरियल बाल भारती क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने 12th फाउंडेशन में चर्चा की थी कूलाम के नियम पर, जिसमें हमने पढ़ा था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत बल, दोनों स्थिर बिंदुवत आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। F समानुपाती Q1 Q2 और उन आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 2। जब हम इन दोनों समीकरणों को एक साथ लेते हैं तो हमको मिलता है F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। समानुपाती को बराबर में हम बदलते हैं, एक नियतांक से गुणा कर देते हैं k से, तो F बराबर k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां k एक नियतांक है जिसे हम कहते हैं कूलाम नियतांक। इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और संख्यात्मक मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहां एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ये बताया था आपको मैंने यहाँ तक। के जो है कूलाम नियतांक होता है, इसका मान दो चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पहला, आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर। यहां पर हमने दो आवेशों को निर्वात में माना है और यदि इनके मध्य आवेशों के मध्य माध्यम उपस्थित हो तो माध्यम की उपस्थिति में कूलाम नियतांक k का मान परिवर्तित हो जाता है। और दूसरा, k का मान निर्भर करता है मापन की पद्धति पर। MKS पद्धति में इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, जबकि CGS पद्धति में कितना होता है, 1 होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति स्ट्रेट कूलाम स्क्वायर। यहां तक हमने आपको बताया था के बारे में। फिर हमने कूलाम के नियम के आधार पर एक कूलाम आवेश को भी परिभाषित किया था, जिसमें हम कंडीशन लेते हैं यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम की दो स्थिर बिंदुवत आवेश जिनके परिमाण समान हैं, दोनों निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित हैं एक दूसरे से, तो इस स्थिति में F बराबर आपको मिलता है 9 × 10⁹ न्यूटन। तो हम परिभाषा देते हैं, जब समान परिमाण के दो आवेश निर्वात या वायु में एक दूसरे से परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित हों और उन आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तो उन आवेशों का परिमाण कितना होता है, 1 कूलाम होता है। ये पढ़ा था हमने एक कूलाम आवेश की परिभाषा कूलाम के नियम के आधार पर। अब हम इसी नियम को और आगे बढ़ाते हुए इस पर और आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कूलाम नियतांक के तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की विमा। आप जानते हैं F बराबर k Q1 Q2 बटा R स्क्वायर।
दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात की उपस्थिति में, तो इससे K का मान आ जाता है F_r² बटा Q1 Q2। मात्रक के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया था पिछली क्लास में। मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, सीजीएस पद्धति में डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बटा स्टेट कूलाम स्क्वायर। ये तो आपने पढ़ लिया था मात्रक के बारे में। अब हम विमा की बात करें तो इसकी हम विमा निकालते हैं। F बल की विमा m1L1 T-2, दूरी की विमा होती है L, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर बटा Q1 Q2, आवेश की विमा होती है A1 T1। ये आता है। तो इससे आपको कूलाम नियतांक के की विमा आपको मिलती है m1 L1 + 2 3, t की पावर नीचे 1 + 1 2, ऊपर जाकर -2 तो आ जाएगा -4 और a-2, a की पावर 2 ऊपर जाकर -2। ये आ जाती है कूलाम नियतांक K की विमा। निर्वात की विद्युतशीलता की हम बात करें तो आप जानते हैं K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि आप इससे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा 1/4 पाई K। 4 पाई तो नियत मान है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा कूलाम नियतांक के ठीक विपरीत होगी। जैसे कूलाम नियतांक K का मात्रक एमकेएस पद्धति में होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, सीजीएस पद्धति में डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बटा स्टेट कूलाम स्क्वायर। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक एमकेएस पद्धति में हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम स्क्वायर बटा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति में। और इसकी जो विमा हम निकालते हैं तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम नियतांक K का उल्टा होता है, तो विमा भी इसके ठीक विपरीत हो जाएगी। ये हो जाएगी m-1, चिन्ह बदल जाएंगे, L-3 T4A2। ये आ जाती है निर्वात की विद्युतशीलता की विमा m-1 L-3 T4A2। समझ में आ गया सभी को। अब हम कूलाम के नियम को ही और आगे बढ़ाते हैं। हम अभी तक हमने पढ़ा था कूलाम के नियम की सहायता से दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात में आता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो K का मान हो जाता है Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यह जाता है दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला विद्युत बल। ये तो बात आती है जब दोनों स्थिर बिंदुवत आवेश निर्वात में हो। यदि दो स्थिर बिंदुवत आवेश किसी माध्यम में रखे हो, या फिर आप कह सकते हैं दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य कोई माध्यम रखा हो, तो माध्यम की उपस्थिति में दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल परिवर्तित हो जाता है और वह हो जाता है F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह केवल हम लिखते हैं एप्सिलॉन। क्या लिख रहे हैं हम? एप्सिलॉन नॉट की जगह केवल हम लिख रहे हैं एप्सिलॉन। वहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या थी? निर्वात की विद्युतशीलता, क्योंकि दोनों स्थिर बिंदुवत आवेश निर्वात में रखे थे एक दूसरे से r दूरी पर। अब
वे दोनों स्थिर बिंदुवत आवेश Q1 Q2 निर्वात में नहीं है बल्कि किसी माध्यम में रखे, अर्थात उन स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य कोई माध्यम रखा हुआ है। तो यहां पर हम एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखते हैं एप्सिलॉन, जिसे हम कहते हैं एप्सिलॉन बराबर माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन बराबर माध्यम की विद्युतशीलता। वहां पर एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता थी। निर्वात की विद्युतशीलता बोल दो या वायु की विद्युतशीलता भी कह सकते हैं, क्योंकि वायु को हम निर्वात के समतुल्य ही मानते हैं। आवेशों के बीच कोई माध्यम नहीं था। यहां पर अब आवेशों के बीच कोई माध्यम रखा है, तो हम निर्वात की विद्युतशीलता की जगह काम में लेते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, जिसे हम एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट से दर्शाते हैं। आगे फिर वही आ जाएगा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यह जाता है दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल। कब? जब वे स्थिर बिंदुवत आवेश निर्वात में ना हो बल्कि किसी माध्यम में हो, यानी कि आवेशों के बीच कोई माध्यम उपस्थित हो। 1F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब आप ये तो आपने पढ़ा माध्यम में उपस्थित और निर्वात में उपस्थित दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बल, एक दूसरे पर जो विद्युत बल लगाएंगे। ये तो हमने केवल बल का परिमाण पढ़ा है कि दो स्थिर बिंदुवत आवेश निर्वात में हो या माध्यम में हो, वे दोनों एक दूसरे पर कितना विद्युत बल लगाएंगे, उस विद्युत बल का हमने अभी केवल परिमाण पढ़ा है। अब हम बात करें दिशा की, क्योंकि बल कैसी राशि है? सदिश राशि। तो हम इस दिशा को किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, यानी कि कूलाम के नियम को हम एक सदिश रूप में किस प्रकार से दर्शाएंगे, वो चीज आपको देखनी है। कि हम मान लेते हैं ये एक आवेश है स्थिर बिंदुवत Q1, दूसरा आवेश स्थिर बिंदुवत Q2, दोनों फिलहाल निर्वात में हैं और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी स्मॉल r। अब यहां पर आप ध्यान दें, जो दूरी आपने 11th में इन चीजों को पढ़ रखा है, जो दूरी या जो पथ की लंबाई एक सरल रेखा के अनुदिश एक निश्चित दिशा में होती है, वह उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन। क्या कह सकते हैं? उसे विस्थापन कहते हैं। तो आप चाहें तो इसे r की जगह क्या लिख सकते हैं? वेक्टर r, क्योंकि ये एक निश्चित दिशा में होगी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो इस स्थिति में हम निर्वात में दोनों आवेशों के मध्य है बल लिखते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे आ जाएगा Q1 Q2 बटा, यहां पर आ जाएगा मॉडुलस R स्क्वायर। क्या हमें फिलहाल अभी सदिश रूप में चाहिए? नहीं चाहिए। इस दूरी का जो परिमाण होगा वह परिमाण हमें चाहिए, इसलिए हमने दोनों तरफ मॉडुलस यहां पर हमने लगा दिया स्क्वायर। अब हमें इस बल को सदिश रूप में दर्शाना है, तो हमने क्या करा? इसके ऊपर वेक्टर तीर का चिन्ह हमने यहां पर लगा दिया। अब जब हमने वेक्टर चिन्ह लगा दिया, बल को सदिश रूप में दर्शा दिया, तो हमें इसकी क्या व्यक्त करनी होगी? दिशा भी व्यक्त करनी होगी। दिशा हम कैसे व्यक्त करेंगे? आप ये जानते हैं, किसी भी सदिश की दिशा को व्यक्त करने के लिए एकांक सदिश प्रयुक्त किए जाते हैं। किसी भी सदिश की दिशा को दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एकांक सदिश का। आप जानते हैं एक्स दिशा में एकांक सदिश होता है आई कैप, वाई दिशा में एकांक सदिश होता है जे कैप, जेड दिशा में एकांक सदिश होता है के कैप। यही होते हैं एकांक सदिश, आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स, वाई और जेड दिशाओं में। पर ये तो हम तब काम में लेंगे ना जब हमें कोई निश्चित दिशा पता हो कि एक्स दिशा में बल लग रहा है, वाई दिशा में या जेड दिशा में। अब देखो यहां पर हम कैसे निर्धारण करेंगे दिशा का, इस बात पे थोड़ा सा आप ध्यान दें। दो आवेश Q1 Q2
यदि ये दोनों समान प्रकृति के हों, दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो दोनों समान प्रकृति के होंगे या विपरीत प्रकृति के होंगे। यदि Q1 और Q2 दोनों परस्पर समान प्रकृति के हों तो समान प्रकृति का होने पर ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अर्थात Q1 तो Q2 को अपने से दूर धकेलेगा और Q2 Q1 को प्रतिकर्षित करेगा। तो इस युग्म पर लगने वाले प्रतिकर्षण बल की दिशा इस प्रकार से होगी। कहां पर होगी, बाहर की ओर, यही होगा। दूसरी कंडीशन, यदि ये आवेश परस्पर समान प्रकृति के ना हो तो क्या होगा, विपरीत प्रकृति के होंगे। अब विपरीत प्रकृति के होंगे तो दोनों आवेश Q1 और Q2 परस्पर एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो क्या कंडीशन बनती है, या तो Q1 Q2 को आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा, या Q2 Q1 को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस युग्म पर दोनों तरफ से लगने वाले बलों की जो दिशाएं होंगी वो कहां पर होगी, बाहर की ओर होगी या अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी, क्योंकि एक ऐसा बल है, आकर्षण बल है। इस प्रकार से यही दिशा होगी अंदर की ओर। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि दो आवेश परस्पर एक दूसरे को विद्युत बल द्वारा या तो आकर्षित करें या प्रतिकर्षित करें, उन दोनों बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले बल की दिशा या तो प्रतिकर्षण हो या आकर्षण हो, इस बल की दिशा सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ही अनुदिश होगी। कभी भी इस रेखा के न तो बाहर होगी न ही लंबवत होगी, सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, जिसे हमने क्या कहा है, वेक्टर आर। इस दिशा को हमने कहा है ना, वेक्टर आर, इसके ही अनुदिश होगी, न तो इस रेखा के बाहर होगी न ही इस रेखा के लंबवत होगी। तो अब जब दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल यानी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की दिशा जब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही स्थित है, तो इस दिशा को व्यक्त करने के लिए हम किसको यहां पर लगा देंगे, आर कैप को यहां पर प्रयुक्त करेंगे। किसे प्रयुक्त करेंगे, यहां पर हम आर कैप को प्रयुक्त करेंगे। यहां पर आर कैप क्या है, एकांक सदिश। यहां पर आर कैप क्या है, एकांक सदिश, जो किसे व्यक्त कर रहा है, दोनों स्थिर बिंदुवत आवेशों को मिलाने वाली इस रेखा की दिशा को व्यक्त कर रहा है आर कैप। क्योंकि दोनों बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले बल की दिशा उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, चाहे बाहर की ओर हो या अंदर की ओर हो, उसी रेखा पर स्थित है। इसलिए इस दिशा को दर्शाने के लिए हमने एकांक सदिश का उपयोग करा। किसका, आर कैप का। किसका उपयोग किया हमने, आर कैप का। ये हो जाता है, उस समय तो हमने पढ़ा था दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल का परिमाण, और अब हम पढ़ रहे हैं उस विद्युत बल का परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा, यानी कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल को किस रूप में व्यक्त किया है, हमने सदिश रूप में व्यक्त किया है। एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, यहां पर हमने आर कैप क्यों लगाया है, क्योंकि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य जब विद्युत बल लगेगा, इनके मध्य आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, उस विद्युत बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही स्थित होगी। इस रेखा पर ही स्थित होगी, चाहे तो बाहर की ओर हो या अंदर की ओर हो, पर होगी इसी रेखा पर स्थित। इसलिए इस रेखा की दिशा को व्यक्त करने के लिए हमने क्या लगा दिया, आर कैप यहां पर लगा दिया। यह आ जाता है विद्युत बल का सदिश रूप। ये तो किसमें आए हम, निर्वात में। यदि देखो, ये तो हमने दर्शाया है दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का सदिश रूप, निर्वात में स्थित हो जब आवेश। यदि आवेश निर्वात की जगह
कहां पर स्थित हो, माध्यम में स्थित हो, या आवेशों के मध्य कोई माध्यम रखा हो, तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल होगा सदिश रूप में वेक्टर F बराबर, बस यही चेंज हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह जाएगा एप्सिलॉन, आगे Q1 Q2 बटा वेक्टर R स्क्वायर मॉडुलस, कि इस सदिश रूप जो भी सदिश आपको दे रखा है दोनों आवेशों के बीच का, हमें केवल इसका परिमाण निकालना है, तभी आपको इन दोनों के बीच की दूरी मिल जाएगी। तो आ जाएगा मॉडुलस वेक्टर R स्क्वायर, फिर हम लगा देंगे आगे R कैप। यह जाता है माध्यम की उपस्थिति में दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का सदिश रूप। समझ में आ गई सभी को? अब हम बात करते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता अथवा परावैद्युतांक पर। आपेक्षिक विद्युतशीलता को ही हम कहते हैं परावैद्युतांक। क्या होता है इस बारे में हम चर्चा करते हैं। आप ही जानते हैं जब दो स्थिर बिंदुवत आवेश Q1 Q2 परस्पर एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हों निर्वात में, तो इन आवेशों के मध्य बल होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यही होगा। अब यदि इन आवेशों को निर्वात की जगह, यानी कि ये आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से परस्पर स्मॉल r दूरी पर रखे हैं निर्वात में, अब यदि ये आवेश निर्वात में ना होकर के किसी माध्यम में रखे हों उतनी ही दूरी पर स्मॉल r दूरी पर, तो इन आवेशों के मध्य क्या आ जाएगा, माध्यम। तो माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल होगा उतनी ही दूरी r पर, कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये होगा। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या होता है, निर्वात में स्थित किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल F तथा उन्हीं आवेशों के मध्य उतनी ही दूरी पर माध्यम में लगने वाले विद्युत बल F डैश के अनुपात को हम माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, जिसे हम दर्शाते हैं एप्सिलॉन r से। किससे दर्शाते हैं हम, एप्सिलॉन r से। एप्सिलॉन बराबर F बटा F डैश। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किन्हीं दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य निर्वात में एक दूसरे पर आरोपित विद्युत बल F तथा माध्यम की उपस्थिति में एक दूसरे पर आरोपित विद्युत बल F डैश के अनुपात को हम कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, जिसे माध्यम का परावैद्युतांक भी कहते हैं। इसे हम दर्शाते हैं एप्सिलॉन r से। एप्सिलॉन r बराबर F बटा F डैश। तो इससे आ जाएगा एप्सिलॉन r बराबर, जब आप F में F डैश का भाग लगाएंगे तो Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो F में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब आप नीचे F डैश का मान रखेंगे तो मान पलट जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन बटा A। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन r बराबर होगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता किसके बराबर होती है, उस माध्यम की विद्युतशीलता
जिसे हम दर्शाते हैं एप्सिलॉन से, तथा निर्वात की विद्युतशीलता जिसे हम दर्शाते हैं एप्सिलॉन नॉट से, के अनुपात के तुल्य होती है। एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दें। किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक हम किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा आती है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम उस माध्यम का परावैद्युतांक अथवा आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। और ये परावैद्युतांक हमें माध्यम और निर्वात की विद्युतशीलताओं के अनुपात से मिल रहा है। दोनों ही एक जैसी राशियां हैं, तो आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक का मात्रक क्या होगा? कोई मात्रक नहीं होगा। अर्थात ये कैसी राशि होगी? मात्रकहीन तथा विमाहीन। कैसी राशि होगी? मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि होगी। इसे हम कहते हैं माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता अथवा परावैद्युतांक। समझ में आ गया सभी को? अब हम पढ़ते हैं कूलाम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कि हमें कूलाम के नियम में किन किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कूलाम के नियम की मुख्य विशेषताएं। क्या क्या बातें मुख्य हैं? कूलाम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बड़े ध्यान से आप इन तथ्यों को देखें। सबसे पहली बात, पहला जो महत्वपूर्ण बात है कूलाम के नियम में, कूलाम का नियम लागू होता है कब? हम काम में लेते हैं कूलाम का नियम जब हमें किन्हीं दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अर्थात विद्युत बल ज्ञात करना हो, तो ही हम कूलाम का नियम काम में लेते हैं। अब यहां पर सबसे पहली बात, दोनों आवेश कैसे होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए और बिंदुवत होने चाहिए। यहां पर बिंदुवत आवेशों के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। यदि दो आवेशों या दो आवेशित वस्तुओं की विमाएं उन वस्तुओं के मध्य की दूरी की तुलना में बहुत कम हो, तो ऐसी आवेशित वस्तुओं को हम बिंदु आवेश कह सकते हैं। ठीक है, आवेश दोनों स्थिर होने चाहिए, क्योंकि यदि आवेश गतिमान होंगे तो गतिमान आवेशों पर विद्युत बल के अतिरिक्त चुंबकीय बल भी कार्य करेगा, तो हमें विद्युत बल का सही मापन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कूलाम के नियम की सहायता से हम केवल दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य विद्युत बल ज्ञात करते हैं। गतिशील आवेशों के मध्य विद्युत बल कूलाम के नियम की सहायता से ज्ञात नहीं होता, क्योंकि गतिशील आवेशों पर विद्युत बल के अतिरिक्त चुंबकीय बल भी कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, क्यों करता है, इसके कॉन्सेप्ट आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में मिलेंगे। हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर आएगा, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र, उसमें आप इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला तथ्य क्या होता है कि दोनों आवेश स्थिर व बिंदुवत होने चाहिए। तो ही आप इन आवेशों के मध्य विद्युत बल ज्ञात कर पाएंगे।
दूसरी बात, कूलाम का नियम कब लागू होता है? दो आवेशों के मध्य 10⁻⁻15 मीटर या इससे कुछ किलोमीटर तक की दूरियों पर ही लागू होता है। कूलाम का नियम जब भी लागू होगा, दो आवेशों के मध्य विद्युत बल का मान कूलाम के नियम की सहायता से आप तभी ज्ञात कर पाएंगे जब दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा कुछ किलोमीटर तक हो, तो ही आप ज्ञात कर पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर से कम होगी तो इतनी कम दूरियों पर नाभिकीय बल उत्पन्न हो जाता है। 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर नाभिकीय बल उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि नाभिक का साइज इसी त्रिज्या की कोटि का होता है। पढ़ रखा ना आपने, नाभिक का आकार इसी कोटि का होता है, इतने मीटर कोटि का होता है। और कुछ किलोमीटर तक ही आप दो आवेशों के मध्य विद्युत बल का निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि यदि आवेशों के मध्य की दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी कि कुछ किलोमीटर से भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो आप जानते हैं F समानुपाती 1/r²। दूरी कुछ किलोमीटर से बहुत अधिक होने पर F का मान बहुत कम हो जाएगा, लगभग नगण्य हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात, कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। कूलाम के नियम से संबंधित तीसरी महत्वपूर्ण बात है, कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का मतलब है किसी भौतिक राशि का दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होना। जैसे F समानुपाती 1/r², यही पढ़ा आपने। दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए हम कह रहे हैं कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। चौथी बात, कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम पर आधारित है। गति के तृतीय नियम पर आधारित है। आप जानते हैं गति का तृतीय नियम क्या होता है। यहां पर तृतीय नियम से मतलब है क्रिया प्रतिक्रिया नियम से, इस नियम पर भी आधारित है। वो कैसे कि दो आवेश हैं Q1 और Q2, एक दूसरे से परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। अब इन आवेशों के मध्य यदि ये दोनों आवेश, दो ही कंडीशन होगी, यदि ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने का मतलब है Q1 तो Q2 को प्रतिकर्षित करेगा और Q2 Q1 को प्रतिकर्षित करेगा, यही तो होगा। तो इस अवस्था में जितना प्रतिकर्षण बल Q1 Q2 पर लगाएगा, Q2 उतना ही प्रतिकर्षण बल Q1 पर लगाएगा, यही होगा। तो ये दोनों बल कैसी दिशा में आ रहे हैं, इस युग्म पर विपरीत दिशा में आ रहे हैं ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम पर आधारित है, क्रिया प्रतिक्रिया पर। यदि समान प्रकृति के होंगे तो इनके बीच में क्या आएगा, आकर्षण आएगा, कि Q1 Q2 को आकर्षित करे या Q2 Q1 को आकर्षित करे। दोनों बल परिमाण में तो समान होंगे पर दिशा में कैसे होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, इसलिए कहा है गति के तृतीय नियम पर आधारित है। पांचवा पॉइंट, कूलाम के नियम का स्थिर वैद्युतिकी में वही महत्व होता है जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का गुरुत्वाकर्षण भौतिकी में होता है। आप जानते हैं कूलाम के नियम की सहायता से दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य
विद्युत बल होता है F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और न्यूटन के अनुसार दो कणों के मध्य लगने वाला गुरुत्वीय बल होता है F बराबर G M1 M2 बटा R स्क्वायर। दोनों का पैटर्न एक ही आ रहा है ना, तो इसलिए हमने कहा है कि कूलाम के नियम का स्थिर वैद्युतिकी में वही महत्व होता है जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का गुरुत्वाकर्षण भौतिकी में होता है। बस कूलाम के नियम में तो कौन सी राशि हम काम में लेते हैं, कणों पर आवेश, और इसके संगत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में कौन सी राशि काम में ली जाती है, कणों का द्रव्यमान। इसलिए हम कह रहे हैं कि कूलाम के नियम का स्थिर वैद्युतिकी में वही महत्व है जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का गुरुत्वाकर्षण भौतिकी में महत्व होता है। समझ में आ गया? एक बात और, लास्ट छठा पॉइंट कूलाम के नियम से संबंधित बात, कि किन्हीं भी दो कणों के मध्य लगने वाला विद्युत बल उनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कि यदि हम बात करें दो कणों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, इनमें से कौन सा बल अधिक होता है, तो हम कह रहे हैं कि दो कणों के मध्य, दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला विद्युत बल उन कणों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक होता है। ठीक है, वो कैसे, इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया पहला पॉइंट कि हमने बात कही है ना आपसे कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक प्रबल क्यों होता है, वही हम एक एग्जांपल द्वारा आपको बता रहे हैं। पहले केस में हम बात करें दो इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर, इन युग्मों पर हम बात करेंगे विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की। सबसे पहले हम एक युग्म ले रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से r दूरी पर हैं, तो इनके बीच लगने वाला विद्युत बल होगा Fe बराबर, विद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, इसलिए हमने E लगा दिया यहां पर, Fe बराबर K Q1 Q2 QE बटा में R स्क्वायर, यही होगा। और इन इलेक्ट्रॉनों के मध्य गुरुत्वीय बल होगा F, नीचे लिख देंगे स्मॉल g, ग्रेविटेशन फोर्स, तो आ जाएगा कैपिटल G। अब हमें क्या लेना है, आवेश की जगह इनका द्रव्यमान, Me गुणा Me बटा में R स्क्वायर। तुलना कीजिए आप दोनों की, Fe बटा Fg, दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य पहले हमने निकाला विद्युत बल r दूरी पर, फिर हमने उतनी दूरी पर गुरुत्वीय बल निकाला। कंपेयर करेंगे हम तो क्या होगा, यहां पर r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा K QE स्क्वायर, ये होगा बटा G ME स्क्वायर। यहां पर QE क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ME है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसको हल करते हैं, 9 गुणा 10 की घात 9, QE इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 स्क्वायर था। जी का मान गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 गुणा 10 की घात -11 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 9.1 गुणा 10 की घात -31 गुणा 10 की घात -31 स्क्वायर था, इसलिए हमने इनको दो बार रिपीट कर दिया। तो जब आप इसे हल करेंगे तो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा Fe बटा Fg बराबर
0.041 गुणा 10⁻44, जिसे आप लिख सकते हैं 0.41 गुणा 10⁻43। तो आप कह सकते हैं FE बटा FG लगभग कितना आ रहा है 10⁻43। यानी कि आप कह सकते हैं समान दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य कार्यरत विद्युत बल उन इलेक्ट्रॉनों के मध्य कार्यरत गुरुत्वीय बल की तुलना में कितना गुना होता है 10⁻43 गुना होता है। इसलिए हमने कहा है कि दो आवेशित कणों के मध्य कार्यरत विद्युत बल उनके मध्य कार्यरत गुरुत्वीय बल की तुलना में बहुत प्रबल होता है। मिलेगा आपको रिजल्ट ये वाला। तो इसका मतलब है FE वेरी वेरी ग्रेटर देन FG। तो ये बात आती है किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य कार्यरत विद्युत बल और गुरुत्वीय बल की। यदि हम बात करें दो प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य कार्यरत विद्युत बल की और गुरुत्वीय बल की, विद्युत बल होगा FE बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, गुरुत्वीय बल होगा FG बराबर G M1 M2 बटा R स्क्वायर। यहां पर दोनों आवेश प्रोटॉन की हैं, दोनों आवेश दोनों द्रव्यमान प्रोटॉन के हैं। दो प्रोटॉन की बात हो रही है, प्रोटॉन प्रोटॉन। इसलिए FE बटा FG बराबर K Q1 Q2 में भाग देंगे G M1 M2 का। हम कंपेयर कर रहे हैं प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य लगने वाला विद्युत बल और गुरुत्वीय बल की तुलना कर रहे हैं, दोनों के बीच भाग लगाया तो R स्क्वायर से R स्क्वायर घट जाएगा। K Q1 Q2 में भाग देंगे G M1 M2 का। तो आप लिख देंगे K Q1 Q2, प्रोटॉन पर आप आवेश जानते ही हैं, पहले हम कूलाम नियतांक का मान लिखते हैं 9 गुणा 10⁻9 गुणा में 1.6 गुणा 10⁻−19, फिर आएगा 1.6 गुणा 10⁻−19 बटा जी का मान कितना होता है 6.67 गुणा 10⁻−11। M1 M2 क्या है द्रव्यमान किसके प्रोटॉन प्रोटॉन के, तो आ जाएगा 1.67 गुणा 1.67 गुणा 10⁻−27 गुणा 10⁻−27। यही होता है ना प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10⁻−27 किलोग्राम। दो बार आ रहा था इसलिए हमने दोनों डिजिट को बार बार रिपीट कर दिया। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा FE बटा FG। FG का अनुपात निकालेंगे तो ये अनुपात इलेक्ट्रॉन के लिए तो कितना आया था 10⁻43, यहां पर आएगा 10⁻36 कि दो प्रोटॉनों के मध्य कार्यरत विद्युत बल उनके मध्य कार्यरत गुरुत्वीय बल की अपेक्षा लगभग कितना गुना होता है 10⁻36 गुना, बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य गुरुत्वीय बल की। एक तो है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है प्रोटॉन, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर हैं। तो सबसे पहले आप इनके मध्य विद्युत बल निकालेंगे FE बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स, तो आ जाएगा K Q1 Q2, पहला आवेश होगा इलेक्ट्रॉन का, दूसरा होगा प्रोटॉन का बटा R स्क्वायर। अब आप निकालेंगे दोनों के बीच गुरुत्वीय बल, तो आ जाएगा FG बराबर K, पहला द्रव्यमान होगा इलेक्ट्रॉन का, दूसरा द्रव्यमान होगा प्रोटॉन का बटा R स्क्वायर। तुलना करनी है तो आ जाएगा FE बटा FG बराबर
यहां पर थोड़ा ध्यान दें पर G(m)(e)(m)p बटा r स्क्वायर, क्योंकि गुरुत्वीय बल होता है G(m1)(m2) बटा r स्क्वायर। तो K QE/QP बटा G गुणा में M(e)(m)p, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा। अब आप इसको हल करें, 9 गुणा 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19, प्रोटॉन पर भी आवेश का परिमाण यही होता है बटा। जब आप इस कैलकुलेशन को हल करेंगे तो आपने k का मान रखा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण रखा, गुरुत्वीय नियतांक g का मान 6.67 गुणा 10 की घात -11 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की घात -27। जब आप इस कैलकुलेशन को हल करेंगे तो ये अनुपात लगभग बराबर आएगा 10 की घात 39 के। तो एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य कार्यरत विद्युत बल गुरुत्वीय बल की तुलना में कितना गुना होता है? 10 की घात 39 गुना होता है। तो हमने ये निकाल के देखा, गुरुत्वीय बल और विद्युत बल, एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य, प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य और एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य। तो हमें हर स्थिति में यही देखने को मिला है कि इनके बीच लगने वाला विद्युत बल गुरुत्वीय बल की अपेक्षा बहुत अधिक मिलता है। यही बात हमने कूलाम के नियम में कही है, जो हमने तथ्य पढ़े कूलाम के नियम में, कि दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके मध्य लगने वाले गुरुत्वीय बल की अपेक्षा बहुत प्रबल होता है। ठीक है, तो ये था कूलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको ध्यान रखने हैं।